विशाल अभी देर रात अपने घर आए अनचाहे मेहमान से बहस कर ही रहा था, लेकिन अचानक उसको एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। ये चीख उस चीज को साबित कर रही थी जो वो लड़का, जो वो अनजान शख्स बता रहा था, जिसके बारे में कुछ समय के लिए उस लड़के के पांव तो डगमगाते हैं, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत उसको भागने नहीं देती। वो जल्दी से विशाल के साथ उस घर में जाता है और जैसे ही वो उस कमरे में जाता है, इन दोनों की आंखें देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसा क्या हुआ उस कमरे में? किसकी चीख थी ये? और ये देर रात आने वाला लड़का विशाल के घर, ये कौन था? और वो भी तब जब विशाल का इस घर में पहला दिन था। आइए चलते हैं इस खौफनाक किस्से की ओर, लेकिन उससे पहले जो चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ के साथ ही वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। जो आपको कमेंट सेक्शन में राइट स्वाइप करेंगे तो हाइप आपको नज़र आ जाएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, और कहानी अच्छी लगी, क्या फीडबैक है कहानी का, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बयां कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं किस्से की ओर। विशाल, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बदलियां होती रहती हैं। अपने लोकल होम टाउन में विशाल काफ़ी खुश था। उसकी शादी होती है, एक अब 5 साल का बच्चा भी था। लेकिन फिर एक दिन उसको उसके बॉस ऑफिस में बुलाते हैं। उसको कहते हैं, अरे भाई मुंह मिठा कर आओ। विशाल खुश हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी प्रमोशन होने ही वाली है, और बात भी वही होती है, विशाल की प्रमोशन। और ये प्रमोशन की खबर बताने के लिए ही विशाल को उसके बॉस ने अपने कैबिन में बुलाया था। लेकिन विशाल की खुशियाँ कुछ पल की मेहमान थी, क्योंकि प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी थी। हालांकि विशाल ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रांसफ़र तो होगी ही, लेकिन इतनी दूर होगी ये उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विशाल, जो कि हरियाणा के हिसार का रहने वाला है, उसकी सीधा ट्रांसफ़र हो गई थी नागपुर। अब इतनी दूर जहाँ पर अप डाउन करना तो असंभव है। यह जाहिर तौर पर उसे अपनी परिवार, अपनी बीवी बच्चों को लेकर वहाँ पर जाना पड़ना था, और घर ढूंढना, ये वो सब मशक्क़त करनी पड़नी थी। तो इससे पहले कि वो अपनी फैमिली को वहाँ पर शिफ्ट कर सके, तो वो नागपुर में पहले खुद जाता है, घर ढूंढने की कोशिश करता है। बहुत जल्दी में था तो इसलिए जल्दी जल्दी में उसको एक घर तो मिलता है, लेकिन वो घर पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा था। अब विशाल के पास इतना टाइम नहीं था कि वो इस चीज़ की जांच पड़ताल कराए कि वो घर बंद क्यों है। जिस ब्रोकर से बात हुई उसने कहा कि बस भाई कॉलोनी जो है नई नई कटी है, यहाँ के लोग जो हैं भाई अब शहरों में, यानी कि थोड़े से नेबरहुड में रहना पसंद करते हैं। अभी ये कॉलोनी इतनी डेवलप नहीं हुई, जब डेवलप होगी तो मकान भी खुशहाल हो जाएगा, वैसे भी आप आने तो वाले हो। तो विशाल कहता है कि भाई बस एक बात का ध्यान रखना कि हम इतनी तारीख को आएंगे, और हमारे सामान वगैरह हम लेकर आएंगे, अपना सारा सामान लेकर आएंगे, तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ वगैरह करा दोगे। तो अब उसके मकान मालिक से उसने फ़ोन पर बात की, वो कहता आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अब इतने आनन फानन में विशाल ने हल्का सा बात इस चीज़ को छेड़ा मालिक के साथ भी, कि ब्रोकर तो अपनी डील चिपकाने के लिए बात कह ही देते हैं, लेकिन मकान मालिक से थोड़ी बहुत मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन उसका भी यही था कि बस मकान में ना शुरू में कुछ आए थे रहने के लिए, लेकिन फिर जैसे आपके जैसे किसी की ट्रांसफ़र होगी, किसी को मकान छोटा लगा, ये वो कुछ बातें कहकर वो चले गए। अब ज़्यादा इस चीज़ में विशाल पड़ा नहीं, क्योंकि उसको मकान पहली ही बार देखने में काफ़ी अच्छा लगा था। इसलिए उसने बस 2 गुजारिशें की। जब पहली गुजारिश जो मैंने आपको बता दी कि थोड़ा बहुत आप पूजा पाठ आप किसी पंडित जी को बुलाकर कर दीजिएगा, और दूसरी चीज़ कि प्लीज़ हमारे जब हम आएंगे, बड़ी दूर से आए होंगे, या कि फिर सामान का भी हमने देखना है, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो मज़दूरों का बंदोबस्त कर देना कि जैसे ही आएंगे मज़दूर अपना सामान उतारेंगे, और दूसरा प्लीज़ जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी वगैरह का बंदोबस्त हो, ऐसा ना हो कि कुछ मिले ना आके। मकान मालिक ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप आराम से अपना कीजिए। अब ये मकान कैसा था कि इस मकान का जो रूपरेखा थी, आप कहीं देखते होंगे कि एक छोटी सी वॉल होती है, दीवार होती है, जिस पे एक छोटा सा गेट होता है जिसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद फिर
आगे जाके मेन डोर होता है लक्कड़ का बना, ये ऐसा था। तो अब शिफ्ट होने की सारी तैयारी हो चुकी थी, मकान पसंद आ गया था, घर जाके सबको बता भी दिया था और अब चलने की तैयारी थी। लेकिन ऐन मौके पर एक बाधा आती है। विशाल का बेटा बीमार हो जाता है। क्या ये किसी बात का इशारा था? बीमार भी नहीं, बहुत बीमार हो जाता है। अब विशाल ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो ज्वाइनिंग है वहाँ पर किसी तरीके की खलल पड़े, क्योंकि एक वो अच्छी ऊंची ऊंची पोस्ट पर जा रहे थे और अगर वो पहली बार में लेट ज्वाइन करते हैं तो ये उनकी रैपो पर फर्क पड़ सकता था। लेकिन दूसरी ओर बच्चे का सवाल भी था। बच्चा अब ज़्यादा बीमार हो चुका था। तो फिर उनके जो कुलीग हैं वहाँ पर, जूनियर हैं, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप हमारे घर ही पर रहिए, हम सामान को अच्छे तरीके से सटा देंगे। जब भी हमारा हो जाएगा, यानी कि आपका मकान बिल्कुल सेट हो जाएगा, तो फिर हम आप आराम से वहाँ पर शिफ्ट कर लेना। ये बात विशाल को नहीं भा रही थी, क्योंकि वो पहले दिन किसी को तंगी नहीं देना चाहता था, खिचल नहीं देना चाहता था, या फिर एहसान जताने का मौका नहीं देना चाहता था। लेकिन अब बच्चा ज़्यादा बीमार होने की वजह से इन्होंने क्या किया कि ये बाय एयर आए और बाय एयर इन्होंने अपना जो बेटे का चेकअप वगैरह कराया। थोड़ी बहुत राहत महसूस हुई और इन द मीन टाइम जो इन्होंने अपना मूवर्स एंड पैकर के साथ बात की थी कुछ देर, कुछ घंटों में, क्योंकि टाइम तो लगना ही था, इनका वो भी सामान आने वाला था। फिर इनका ये मन था कि ये जो इनका बेटा है ये इनके घर पे रहेगा, कुलीग के घर पे रहेगा, जूनियर के घर रहेगा, ये अपना सामान वगैरह रखवाएंगे और उसके बाद फिर उसके बाद जब ये बेटा भी ठीक हो जाएगा और सामान वगैरह जब रखा जाएगा तो फिर ये वापस इसको ले जाएंगे। इनकी वाइफ को भी बात ठीक लगी। अब इनके कुलीग ऐसा चाहते तो नहीं थे, कि वो चाहते थे कि यही रुक जाए, लेकिन अब बॉस को कैसे मना किया जा सकता है। तो जब सामान आया, इनको फ़ोन आया, ये अब घर पहुँचे। जब ये घर पहुँचे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ। इतनी आनन फानन में इनके दिमाग से निकल गया था कि भाई मकान मालिक को या ब्रोकर को फ़ोन करके मैंने कहना है कि भाई चाबी दे जाना हमें। अब शाम का समय होने को चला था और जो गाड़ी वाले थे वो भी जल्दी से छोड़ देना चाहते थे, यानी कि सामान रख के चले जाना चाहते थे। और तो और कोई मज़दूर भी नहीं आया था। इनको थोड़ा सा गुस्सा तो ज़रूर आता है। ये फ़ोन करते हैं और पहले ब्रोकर को फ़ोन करते हैं, ब्रोकर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इनको बड़ी हैरानी होती है। देन उसके बाद ये फ़ोन करते हैं मकान मालिक को, जिसका नंबर था उसका भी नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इनको काफ़ी हैरानी होती है कि भाई दोनों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और अब हम घर में जाएं कैसे, आसपास कोई मकान भी नहीं है। फिर ये सोचते हैं कि अपने कुलीग को फ़ोन करूँ, लेकिन जब ये अपने कुलीग के घर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई उनका खुद का सामान ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने रखा हुआ था, तो ये कहाँ पे रखेंगे। और जो जाने वाले थे, यानी वो गाड़ी वाले थे, वो जिद कर रहे थे कि भैया जल्दी से सामान रखवाओ, हमने तो वापस जाना। वो दो जाने थे बेसिकली। अब ये पुशोपेश में पड़ गए। कुछ देर तक ये ट्राई करते रहे। फिर इनको थोड़ा सा गुस्सा आया और ये कहते हैं भैया ऐसा करो, ताला तोड़ दो, नया लगवा देंगे। बाद में कहेंगे कि भैया आप फ़ोन नहीं उठा रहे थे, हमने सामान तो रखवाना था। अब इनके कहने पर दोनों ताले तोड़े जाते हैं, जो पहला छोटे गेट का ताला और जो दूसरा ताला। जैसे ही वो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, अचानक से इनको इतनी गंदी बदबू आती है कि इनके लिए तो सांस लेना दुर्बल हो चुका था। ना ही सिर्फ इनको, जो लड़का इनके साथ, यानी जो दो लड़के इनके साथ थे, वो भी चले थे। वाइफ इनकी बाहर खड़ी थी। अब जब ये उस मकान का नज़ारा देखते हैं तो ये बड़े हैरान हो जाते हैं। उसके अंदर कुछ हवन जैसा रखा हुआ था, यानी कि ये लग रहा था कि हाँ पाठ पूजा की गई है, जैसा हमने कहा था वैसा तो किया है, लेकिन वहाँ पर इतनी धूल मिट्टी थी जो आज से कुछ दिन पहले नहीं थी जब ये मकान देख कर गए थे। मकान तो बिल्कुल अच्छे से साफ हुआ था और ये बदबू, वो तो इनको सांस ही नहीं लेने दे रही थी। अब ये देख रहे हैं इधर उधर की भाई बदबू कहाँ से आ रही है, कोई जानवर ही मरा होगा और क्या होगा, चूहा मरा होगा, कुछ मरा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बदबू की तरफ, यानी कि उसको जहाँ पर उसकी स्मेल तेज होती जा रही थी, उस तरफ बढ़ते जा रहे थे, ये देखते हैं कि एक कमरे में एक कौवा लटका हुआ है दीवार पर। लटका क्या हुआ, जैसे उसके पंखों को कीलों से ठोका गया है। उसकी गर्दन पर कुछ बंधा हुआ है, बिल्कुल उसको फैलाकर दीवार पर सटाया गया और उसका खून नीचे की तरफ गिर रहा है। और ये ऐसा लग रहा था कि ये कल परसों या आज की बात नहीं है, ये कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले की, इसलिए तो उससे इतनी बदबू आ रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही तो ये देख कर गए थे घर, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल साफ था, किसी तरीके की कोई बदबू नहीं, किसी तरीके की कोई मनहूसियत नहीं। तो अब ये क्या हुआ, इनकी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था। अब ये गुस्से में भी थे
कि ऊपर से ये इतना मैस हुआ है और साथ में ना ही मकान मालिक फ़ोन उठा रहा है और ना ही जो ब्रोकर है वो फ़ोन उठा रहा है। मैं किसको फ़ोन करूँ, किससे बात करूँ? अब ये जल्दी से दीवार के पास जाते हैं, उस कौवे बेचारे को उतारते हैं, बदबू बहुत आ रही थी और उसी के बिल्कुल पास खिड़की थी जिससे उसके पीछे घर ख़त्म हो जाता था, खुला था एरिया। ये खिड़की को खोलते हैं और वहाँ पर उसको फेंक देते हैं। इतने में इनकी वाइफ आ जाती है और पूछती है कि ये बदबू इतनी कहाँ से आ रही है? तो ये बताते हैं कि पता नहीं कौवा ऐसे लटका हुआ है, शायद ये खिड़की के खुली होगी, आया होगा और फंस गया होगा किसी डोरी डायरी से और बेचारा मर गया। ये बात उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं बताई कि कैसे उसको टांगा गया था, कैसे कील ठोके गए थे, यानी कि जानबूझकर उसे मारा गया था। इन्हें इस चीज़ की शंका हो रही थी कि कहीं पहले दिन ही हमारे घर पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, लेकिन ये एक्सेस तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के पास है, मकान मालिक के पास है, वो क्यों अपने घर पर ऐसा करेंगे? खैर, अभी ये सोच ही रहे थे और जो दो लड़के थे वो कहते हैं कि प्लीज़ सर, जो सामान है वो आप करा दीजिए, हमने जाना भी है, बड़ा लंबा सफ़र आप भी जानते हैं। उनकी बात भी ठीक थी। अब ये कहते हैं कि भाई हमने तो मज़दूर बुलाए थे 2-3, अभी यार नंबर कोई नहीं लग रहा, तो थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो कहते हैं कर देंगे भाई, ज़्यादा पैसे पूसे जो भी है। जैसे तैसे करके, सामान कोई बहुत भारा नहीं था, ये सामान अपना एक कमरे में रखवाते हैं कि भाई बस पहले करे तो सही। तब तक इनकी वाइफ साफ़ सफाई कर लेती है कि एक हॉल में रखते हैं कि यहाँ पर हम बिस्तरा बिछाएंगे और यहाँ पर आज रात तो बिताएंगे, आज रात तो सोएंगे और उसके बाद फिर सुबह का देखेंगे क्या करना है। और इसी के साथ ही जब तक सामान सारा रख दिया जाता है तो ये अपनी वाइफ को कहते हैं कि थोड़ी देर तुम रुको, लाइट वगैरह है अच्छे से, और भी कहीं सफाई वगैरह करनी है तो देख लो, पर ध्यान रखना, मैं खाना लेकर आता हूँ इनके साथ। ये उनके साथ जाते हैं, खाना लेकर आते हैं, रात का खाना खाते हैं, फिर इनको ये भेजते हैं, वो चले जाते हैं। अब इस मकान में सिर्फ 2 जाने थे, यानी हस्बैंड वाइफ विशाल और उसकी वाइफ। क्या सिर्फ 2 जाने थे? शायद उनकी नज़र में ये 2 जाने थे। अभी ये बात कर रहे थे कि इतना धूल मिट्टी है, आपने साफ़ नहीं कराया। विशाल कहता है यार पूजा हुई हुई है, और सच मानो जब मैं ये मकान देखकर गया था बिल्कुल साफ़ था। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि खिड़कियाँ वगैरह खुली रह गई हैं और बाद में कोई आंधी तूफान आया और ये सब कुछ ऐसा कचरा हो गया। और तो और मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है, ना ब्रोकर का नंबर लग रहा है ना ही मकान मालिक का नंबर लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का नंबर एक साथ नहीं लग रहा? खैर, अब ये कहते हैं कि चलो छोड़ो परा, थकावट बहुत हुई हुई है, खाना खा लिया है, बिस्तरा हमने बिछा दिया, ऐसे करते हैं फ़िलहाल तो हम सोते हैं। उसके बाद फिर सुबह आपने जो भी इनकी करनी है, क्लास लगानी है, जो करना है कर लेना, देख लेना। अब ये सोचते हैं अभी क्लास में क्या क्या बोलूँगा, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, एडवांस पेमेंट 3 महीने की चल गई है। ठीक है, मैं तो उनको बोल ही सकता हूँ कि भाई हमने कितनी केचल उठाई और जो ये लोग तोड़े भाई, अब इसका खर्चा आप ही उठाओगे, हमारी गलती नहीं है। बात भी उनकी ठीक थी। खैर, ये रात के कुछ 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। ये लॉक वगैरह लगाते हैं, फ़ोन करके अपने बेटे का हालचाल पूछते हैं। कहते हैं भी भाई वो सो रहा है, आराम से सो रहा है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाऊँ। तो ये सोचते कि हम भी थके हैं, कल ही देखेंगे। अगले दिन संडे का दिन था। खैर, ये अब सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सोने की तैयारी करते हैं अचानक से लाइट चली जाती है। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि इस एरिया में, नागपुर के इस एरिया में लाइट की कोई ऐसी समस्या है नहीं, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा तंगी होने नहीं वाली थी क्योंकि जो मौसम था वो थोड़ा सा ठीक था, मतलब गर्मियाँ नहीं थी, कुछ सर्दियों के आसपास के दिन थे, तो कुछ ऐसा गर्मी वाला सीन था नहीं, इसलिए इनको कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। अब ये सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन रात का समय होता है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी इनकी तकलीफ़ें भी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। रात का समय होता है, अचानक फट से आवाज़ आती है, ठाक की आवाज़ आती है। ये अचानक से उठते हैं, ये देखते हैं कि इनकी वाइफ थोड़ा सा हिली तो ज़रूर है। आवाज़ सुन के धीरे से बोलते क्या हुआ, तो ये कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि शायद हवा का झोंका आया होगा और मैंने खिड़की को कुंडी नहीं लगाई, खिड़की खुल गई है। ये अपने मोबाइल को उठाते हैं, टॉर्च चलाते हैं और देखते हैं कि खिड़की सच में खुली थी, लेकिन इनको पूरा यकीन था कि इन्होंने खिड़की की कुंडी लगाई है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, अभी ये ज़्यादा दिमाग लगाने के मूड में थे नहीं, तो ये जल्दी से फिर वापस आके लेट जाते हैं। कुछ टाइम बीतता है, अचानक से फिर आवाज़ आती है, बहुत तेज़ ठक की आवाज़। अब तो ये 110% श्योर थे कि कुंडी इन्होंने लगाई थी। फिर से वो खिड़की कैसे खुली इनको नहीं पता। ये थोड़ा सा डर के उठते हैं, अपने बगल में देखते हैं, इनकी पत्नी वहाँ पर थी नहीं।
ये घबरा जाते हैं, ये आवाज़ लगाते हैं पत्नी को, आशा आशा वॉशरूम गई हो क्या? लेकिन पत्नी की इनको आवाज़ आती नहीं। अब कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा होता है, वैसे आवाज़ आ रही थी उसी कमरे से जहाँ पर आज इन्होंने शाम को वो कौवा लटका हुआ देखा था और जिसकी खिड़की बार बार खुल रही थी। अब ये जल्दी से टॉर्च उठाते हैं और धीरे 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 उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही टॉर्च का रुख उसी दीवार पर जाता है जहाँ पर पहले वो कौवा लटका हुआ था, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब उस दीवार पर उस कौवे की जगह इनकी वाइफ थी। वो ठीक वैसे ही दीवार से सटी हुई थी, उसका जो मुंह था वो नीचे की ओर था और आंखें उसकी बिल्कुल सफ़ेद थी और वो आवाज़ भी उसी से आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे मानो जैसे वो चुड़ैल हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं आशा। जैसे ही उसको हिलाते हैं अचानक से वो अपने होश में आती है, कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो कंबल लेने आई थी, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो इनके पति यानी विशाल कहते कंबल तो इस कमरे में है नहीं आशा। तो आशा कहती वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करने आई हूँ, और आप क्या करने हो यहाँ पे? तो कहता है कि खिड़की खुली थी, मैं तो खिड़की बंद करने आया था, पता नहीं मैं कुंडी लगा कर भी गया था, कुंडी शायद ढीली है, नीचे हो जाती है, लेकिन मैंने उसको साइड पर किया था, नीचे होने का सवाल नहीं। खैर अब विशाल सच में डर चुके थे, लेकिन आशा इसकी पत्नी, इनकी पत्नी, उसके साथ क्या हुआ था अभी तक उसको भी पता नहीं था। वो कहते हैं चलो जल्दी से कंबल लो और दोबारा से लेट जाते हैं। अब आशा तो सो चुकी थी, लेकिन विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल अब गहरी सोच में पड़ा हुआ था। वो सुबह से सारी बातों को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था, कैसे वो इस घर में आए, दरवाजे पर ताले लटके हुए थे और मकान मालिक और ब्रोकर दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ थे। इसके अलावा जो घर के अंदर का सीन था, आज से सिर्फ कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, बिल्कुल साफ सुथरा घर, किसी तरीके का कोई गंध नहीं, किसी तरीके की कोई धूल मिट्टी नहीं, और आज ऐसे जैसे मानो कितने ही बरसों से ये घर बंद पड़ा है। और वो कौवा जैसे उसको बड़ी बेरहमी से किसी ने मारा है, और वो आज से नहीं लग रहा, वो ऐसे लग रहा है कम से कम 5, 7, 10 दिन तो हुए होंगे, और इसी बीच में तो मैं घर को अच्छी तरीके से देख कर गया हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए मेरी नज़र उस पर ना पड़ी हो? ये सभी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही थी और टाइम हो जाता है 2:30 का। अचानक से इनके गेट पर खटखटाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बड़ी हड़बड़ाहट से गेट को खटखटा रहा है। लेकिन विशाल सोचते हैं इस समय कौन होगा? मेरा कुलीग, जूनियर? नहीं, वो होता तो मुझे फ़ोन करके आता। तो मकान मालिक या ब्रोकर? अरे यार वो पागल है, वो 2:30 मेरे घर आएंगे, अगर किसी वजह से उनका फ़ोन बंद होगा भी तो सुबह बात करेंगे। तो दरवाजे पर कोई ना कोई खटखटाया जा रहा था। ये अंदर से आवाज़ लगाते हैं कौन है? तो बाहर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलिए, थोड़ी सी अर्जेंसी है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इनको लगता है कि कोई गैंग वगैरह तो नहीं है भाई, पहले दिन ही लुटेरे पड़ जाएंगे। पशोपेश में थे ये, दोबारा से मकान मालिक को फ़ोन लगाते हैं, दोबारा से ब्रोकर को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन दोनों का नंबर फिर से बंद आ रहा था। अब इनको ये तो कन्फर्म हो चुका था कि इन दोनों में से कोई नहीं है। तो अब ये काफ़ी ऊंची आवाज़ लगाते हैं कि पहले बताओ तुम कौन हो, फिर दरवाज़ा खोलूँगा। तो उनमें से तो फिर आवाज़ आती है कि मैं इस मकान के मालिक का बेटा बात कर रहा हूँ, राहुल, प्लीज़ आप दरवाज़ा खोलिए, बहुत अर्जेंट है। अब इनको थोड़ा सा होता है कि ठीक है यार, मकान मालिक का नंबर भी बंद आ रहा है, ब्रोकर का नंबर भी बंद आ रहा है, तो कुछ अर्जेंसी तो नहीं है। तो ये अब जाते हैं और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। आपने देखा होगा कि दरवाजे पर एक संगली लगी होती है, जिससे दरवाज़ा पूरी तरह खुलता नहीं, कन्फर्मेशन हो जाती है कि कोई है, और उसके बाद फिर संगली को पीछे करते हैं, कुछ ऐसा था। अब जैसे ही वो संगली को पीछे करते हैं, दरवाज़ा पूरी तरह खोलते हैं, तो सामने उनके कुछ 22-23 साल के आसपास का शायद लड़का खड़ा था, और जो अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करा चुका था कि वो इस मकान के मालिक का बेटा है, राहुल। वो कहता है कि अंदर आओ भी। कहता नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, मैं आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ। कहते हैं यार इस समय 2:30 आप मेरे पास क्या? एक तो आपके पापा का नंबर नहीं लग रहा, ब्रोकर का नंबर नहीं लग रहा, हम इतने परेशान हैं, और ऊपर से कहता मैं वही तो बात कर रहा हूँ, आप जरा बाहर चलिए। तो ये कहते हैं कि बाहर क्यों चलो भाई, अंदर आके बात करते हैं। कहता नहीं, मैं इस मकान में नहीं आऊँगा। तो कहते हैं भाई तेरा मकान है, क्यों नहीं आएगा? कहता प्लीज़ आप मेरी बात तो समझिए, आप बाहर तो आइए। अब ये पीछे अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं जो आराम से सो रही थी, दरवाजे को भेड़ते हैं, लोक नहीं लगाते, भेड़ते हैं कि लोग तो टूटा हुआ था बाहर से।
और ये उसके साथ वो जो छोटा सा एक आंगन होता है और आगे छोटा सा दरवाज़ा होता है उसकी तरफ चल पड़ते हैं। अब वो पूछते हैं कि भैया क्या बात है, इतनी रात को खुद को भी खेचल दी और हमें भी खेचल दी। वो कहता है कि मेरे पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। तो ये पूछते हैं कि पहले भाई सॉरी मैं आपसे पूछना भूल गया, राहुल भाई आपके पिताजी है कहाँ पे? अरे भाई मैं उनको सुबह से कॉल कर रहा हूँ ना, ये ब्रोकर फ़ोन उठा रहा है, भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ, देखो लोग तोड़ दिए। राहुल कहता है कि लोग को छोड़ो, लोग को छोड़ो, जो संदेश भेजा पिताजी ने प्लीज़ आप उसको पहले सुन लीजिए। अब विशाल कहते हैं बताओ क्या संदेश है। वो राहुल बड़े ध्यान से डरी हुई निगाहों से आसपास देखता है उस घर की तरफ और कहता है कि पापा ने बोला है कि जितनी जल्दी हो सके घर से निकल जाओ। अब जैसे ही ये सुनते हैं इनकी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने कहा कि आसपास कोई घर था नहीं, इक्का दुक्का था भी, वो भी बंद। ये बड़ी ऊंची आवाज में घर से निकल जाओ, अरे दिमाग खराब है क्या? अरे इतनी मुश्किल से इतनी दूर से हम भाई आए हैं, सामान आया है, सामान उतारने में इतनी समस्या है। एक तो ब्रोकर को कहा था कि मजदूर को लेकर आके भाई सामान उतार देना, वो भी नहीं आए, और ऊपर से तुम कह रहे हो घर से बाहर निकल जाए। क्यों निकले भाई? एग्रीमेंट साइन हुआ है, 3 महीने का बिल दिया है, और तुम कह रहे हो कि घर से बाहर निकल जाओ। तो राहुल बड़े धीमे स्वर में कहता है कि सर मैं ये नहीं कहता कि घर छोड़ जाओ, तो क्या कह रहे हो भाई, समझाओ मुझे भी। तो कहता है कि सर बात सुनिए, मेरे पिताजी की हालत बड़ी गंभीर है, उनका परसों का एक्सीडेंट हुआ है और अस्पताल में वो भर्ती हैं। उनको आज होश आया है, वो बोल नहीं कुछ सके। उन्होंने इशारा किया पेन का, और जैसे ही मैंने उनको पेन दिया उन्होंने यही लिखा कि इनको बोलो कि प्लीज़ घर से निकल जाओ, यहाँ पर कोई बड़ी ही बुरी आत्मा का वास है। अब जैसे ही ये सुनते हैं इनको रिकॉल तो होता है सब कुछ, कि जो कुछ अजीब सा हो रहा है, नॉर्मल तो कुछ नहीं हो रहा, हो तो सब कुछ अब नॉर्मल पैरानॉर्मल ही रहा है। लेकिन क्या इसका किसी ऐसी चीज़ से लिंक है, या फिर ये बस एक पैसा हड़पने की टेक्निक है? कहते चलो चलो मान लिया, मुझे दुख हुआ आपके पिता के बारे में सुनकर, उम्मीद करता हूँ कि वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन ब्रोकर कहता भाई मुझे उसका नहीं पता, मुझे मेरे पिताजी ने जो कहा है मैं सिर्फ वो बात आपसे करने के लिए आया हूँ, और प्लीज़ आप ऐसा कीजिए, आप हमारे घर में आइए, सामान मैं सुबह आपका, मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको एक इसी रेट में घर ला के दूंगा, जो आपने मुझे डिपॉजिट हमें दिया है वो आपका ऐसे ही रहेगा, हम उसको दे देंगे, जो नया मकान मालिक है, जो एग्रीमेंट है उसका जो खर्चा आएगा हम साइन कराएंगे। सर आप समझिए मेरी बात को, जान से बढ़कर क्या कुछ होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि विशाल वो पूरी तरीके से तिलमिला चुके थे। सुबह से हो रही घटनाओं की वजह से उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक उनका बच्चा बीमार, एक उनका एक अलग ही ट्रॉमा था कि भाई मुझे इतनी दूर आना पड़ रहा है, ऊपर से घर में इतनी गंदगी, बदबू, और उनकी वाइफ को जैसे उन्होंने देखा, ये सब कुछ देखने के बाद वो पूरे तरीके से तिलमिला चुके थे, और शायद वो सब कुछ समझते हुए भी समझना नहीं चाहते थे, और वो बस अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन थे सारी की सारी राहुल पर निकाल रहे थे। अरे भाई मेरे दिमाग मत राहुल खराब कर भाई, मेरी बात सुन, जो बात करेंगे सुबह करेंगे। सुबह मैं आपके पिताजी को देखने के लिए हॉस्पिटल आऊँगा, और उस ब्रोकर की तो मैं खबर लूँगा। यार क्या यार, इतनी दूर से इंसान आया है, आप पता नहीं कैसे खातिरदारी कर रहे हो। अभी ये बात दोनों कर ही रहे थे, दोनों में बहस हो ही रही थी। एक जोरदार चीख, एक औरत की जोरदार चीख से दोनों का दिल दहल उठता है, और ये चीख कहीं और से नहीं बल्कि उसी घर के अंदर से आ रही थी। और उस घर में कौन था इस समय? राहुल और विशाल के अलावा विशाल की पत्नी आशा। जैसे ही ये चीख सुनते हैं दोनों, राहुल के पैर डगमगाते हैं, लेकिन उसकी इंसानियत उसको पीछे होने नहीं देती। वो भी भीतर की तरफ भागता है, और जैसे ही दोनों भागते भागते उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां से चीखों की आवाज़ आ रही थी, अब दोनों जो अपनी आंखों से देख रहे थे उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनकी वाइफ विशाल की, वो ठीक वैसे ही दीवार से लटकी थी। इस बार खड़ी नहीं थी, लटकी थी। उसके हाथ मानो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ बंधे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, सर वो ऐसे हिला रही थी, और जैसे ही सर उसका पीछे दीवार से लगता उसकी चीख निकलती, जैसे उसके अंदर का इंसान तड़फ रहा है।
लेकिन उसको जिसने काबू किया उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाजुओं से खून निकल रहा था और उसके पीछे से खून निकल रहा था और वो खिड़की फिर खुली हुई थी। दोनों इस दृश्य को देखकर तो हक्के बक्के रह जाते हैं। तो जैसे ही दोनों अंदर आते हैं वो इनकी तरफ देख के हंसती है और कहती है कि मेरा घर है, किसी को नहीं रहने दूंगी। मरोगे सब मरोगे, जैसे तुम्हारा मालिक मरेगा, जैसे इस मकान का मालिक मरेगा, सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे ही ये बात सुनते हैं विशाल, उनको इस बात का आभास होता है कि शायद चंद सेकंड पहले वो राहुल की बात मान लेते और जल्दी से आशा को बाहर निकाल लेते तो ये नौबत न देखनी पड़ती। लेकिन कहीं ना कहीं शायद राहुल कोई तैयारी करके आया था। उसकी एक जेब में, उस जेब में से एक बोतल निकालता है और छोटा सा गंगा जल का एक बोतल थी। जल्दी से वो उस बोतल को खोलता है, जल निकालता है और छिड़कता है। जैसे ही वो उस जल को छिड़कता है, मानो जहाँ जहाँ पर उसके पानी की बूंदें पड़ी आशा पर, वहाँ वहाँ से धुआं निकलने लगा। जैसे उसके शरीर के जलन हो रही है, शरीर में पानी की बूंदें नहीं बल्कि आग के अंगारे फेंके हो। और वो ऊंची ऊंची हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। अब जो वो दीवार से लटकी हुई थी अचानक वो गिरती है और बेसुध हो जाती है। राहुल विशाल को कहता है कि भैया जल्दी से उठाइए और निकलिए, अब कोई सवाल जवाब नहीं, मैं किसी भी सवाल जवाब को सुनने के मूड में नहीं हूँ। और विशाल भी शायद यही सोच रहे थे। वो जल्दी से उठाते हैं आशा को और वो बाहर की तरफ भागते हैं। राहुल जो अपनी गाड़ी पर आया था उनको गाड़ी में बैठाता है। जैसे मकान खुला था वैसे का वैसे ये छोड़कर भागते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। सच में जहाँ जहाँ पर उसके इस तरफ कुछ बूंदें गिरी थी, आँख के पास गिरी थी, बाजुओं पर गिरी थी, वहाँ पर ऐसे जैसे जली होती है, कुछ कुछ स्किन जली होती है। हालांकि विशाल को इसका मलाल नहीं था, क्योंकि जो उसने नज़ारा देखा था उसके बाद तो वो ये सोच सकता था कि भाई बच गई तो बहुत बड़ी बात है। ये रात विशाल के लिए सबसे खौफनाक रात थी। आज ऐसा जो आज तक उसने सोचना तो दूर की बात है, दूर दूर तक कभी ख्यालों में कभी कभी भी उसके ख्यालों तक में ऐसा मंजर नहीं आया होगा जो आज उसने अपनी आंखों से देख लिया, जो आज उसके साथ हो गया। और वो इस बात का शुक्र मना रहा था कि शुक्र है मेरा बेटा बीमार हो गया और वो हमारे साथ नहीं है। अगर वो हमारे साथ होता तो उसके साथ हो जाता। आशा तो अडल्ट है, समझदार है, शायद वो समझ जाएगी, लेकिन बच्चा, इसी बात का वो शुक्र मना रहा था कि शुक्र है वो नहीं है। अब राहुल कहता है कि मैंने तो आपको पहले कहा था। थोड़े से गुस्से में विशाल तो था। वो कहता भाई तुम्हें पहले पता तो हमें बताया क्यों नहीं? तो कहता सर सच कहूँ मेरा इस घर से मतलब कोई लिंक नहीं, पापा ने इस घर को बनाया था। और सच कहें कि हमें भी नहीं पता, अगर पापा ने एक्सीडेंट होने के बाद ये बात कही है तो जाहिरी तौर पर उन्हें कुछ अभी पता लगा है। अब ये सभी कड़ियों को मिलाकर देख रहे थे कि भाई ब्रोकर का घर नंबर नहीं मिल रहा, इनका नंबर नहीं लगा था, चलो पता लगा एक्सीडेंट हो गया। और जो सभी जितना धूल मिट्टी, वो कौवे वाला सीन, सब कुछ ये सोच चुके थे कि भाई कुछ ना कुछ तो समस्या है इस घर में और शायद इनको भी अभी पता लगी है। लेकिन है क्या, ये सब माजरा क्या है, ये तो अब इनके पिताजी बता सकेंगे, जो अभी इस हालत में थे नहीं कि वो कुछ बता सकें। और उस ब्रोकर का, उसका भी कुछ नहीं पता था। अब जब पता किया जाता है उस ब्रोकर का, क्योंकि राहुल को पता था कि उस ब्रोकर का उसका नंबर वगैरह अगले दिन ढूंढ के पता किया जाता है, तो पता लगता है कि वो गायब है। मतलब कि उसका कोई अता पता ही नहीं है। घर से निकला था, उसके बाद उसका फ़ोन बंद है और पुलिस में ऑलरेडी उसकी FIR कंप्लेन दी गई है। उसके बाद उसका अब तक कोई पता है नहीं। और पिता इनके बिस्तर पर पड़े थे, वाइफ विशाल की हॉस्पिटल में एडमिट, और विशाल ने जो मेंटल ट्रॉमा झेला, और वो रिलेट कर पा रहे थे कि शायद बच्चे को भी दिक्कत इसी वजह से हुई होगी, पॉसिबल है। अब राहुल ने अपनी कमिटमेंट पूरी की और घर दिया, जो था घर, मतलब नया ढूंढ के दिया घर, अच्छे से उसकी हिस्ट्री का पता कराया गया, सब ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर एकदम दिमाग में आता है राहुल के कि हाँ सच, पिताजी का तो भी पता नहीं कि कब तक ये आएंगे, लेकिन ये पाठ पूजा तो किसी पंडित जी ने कराई होगी, मैं पूछता हूँ।
तो पहले उन्होंने एक दो पंडित से पूछा कि आप गए थे, वो कहते नहीं हम नहीं गए थे। तो फिर पता लगा कि ऐसे एक पंडित जी उनके पास गए थे। तो वो पंडित जी के पास जब गए तो फिर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी आप वहाँ पर एक घर में हमारे पूजा कराने गए थे। पंडित जी कहते हाँ 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 मैं गया था, लेकिन वो बेटा पूरी नहीं हो सकी वो। कहते मैं समझा नहीं, पूरी नहीं हो सकी वो। कहते दरअसल क्या था, जब मैं उस घर में गया, आपके पिताजी ने कहा कि भाई वो किराएदार आने वाले हैं, हिसार से आ रहे हैं, बड़ी दूर से आएंगे बेचारे। तो कह रहे थे प्लीज़ आप पाठ पूजा करा दीजिए, इनिशियली करा दीजिए, जब हम सेटल हो जाएंगे फिर दोबारा से हवन यज्ञ कराएंगे। अब मैं वहाँ पर पाठ पूजा शुरू करता हूँ, मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहा। मैं आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता हूँ और मुझे एक आवाज़ आती है कि ये घर मेरा है। जैसे कोई बूढ़ी औरत है वो कह रही है कि ये घर मेरा है, यहाँ किसी को मैं रहने नहीं दूंगी। मैं फिर बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कितनी बार मैं मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहा था और मुझसे बोला नहीं जा रहा था। अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो चुके हैं और मैं बैठे बैठे झुकते जा रहा था। आपके पिताजी सामने बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि पंडित जी आपको क्या हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि पता नहीं क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा। फिर मैंने हाथ जोड़ लिया, जी मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे ना कुछ यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद फिर जब ये पंडित जी को छोड़कर आए, उसके बाद कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया इनका और कोई पता नहीं। अब फिर वही बात घूम फिर के बाद कहाँ पे आने वाली थी, इनके पिताजी पे या उस ब्रोकर पे। ब्रोकर तो गायब था, इनके पिताजी वही हालत में थे नहीं। अब इंतज़ार ही कर सकते थे। और विशाल को था कि चलो भाई बला टल चुकी है, जब ठीक होंगे 2-4 दिन बाद गाहे बखाए पूछ लेते थे फ़ोन करके कि हाँ जी भाई ठीक है पिताजी, होश आई, होश तो आ गई है, बोलने लायक कुछ हुए। तो तकरीबन कुछ 2.5 महीनों बाद ये बोलने लायक कुछ आते हैं कि हाँ ये बोलने लगते हैं। फिर ही उनसे मिलने जाते हैं। पहले तो वो इनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं विशाल से कि बेटा माफ़ कर दो, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर वो सारी बात बताते हैं, जहाँ तक ये पंडित जी वाली बात हुई थी, उनको छोड़ने वाली बात हुई थी, यहाँ तक तो सब पहले ही पता था। फिर इनके पिताजी कहते हैं कि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो समस्या है, क्योंकि इस घर में पहले भी लोग रह रहे हैं, उनको भी ज़्यादा देर रह नहीं सके। हालांकि मैं भी ये चीज़ नॉर्मल समझता था। और मैं ना एक काम करता हूँ, इनके जानने वाले एक तांत्रिक थे, मैं उनसे पूछता हूँ कि कुछ ना कुछ दिक्कत है क्या, अगर है तो फिर ठीक रहते हैं भाई, नए किराएदार आने वाले हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। कहते हैं मैं पंडित जी के पास, वो तांत्रिक जी थे बेसिकली, पंडित जी नहीं थे, उनके पास मैं गया और वो बहुत पहुँचे हुए हैं। और मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे घर है, इस स्थान पर है। कुछ देर वो आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और अचानक से जब उनकी आंखें खुलती हैं, बड़ी लाल आंखें होती हैं, और कहते हैं गलती से भी उस घर में मत चले जाना, वहाँ पर एक बूढ़ी आत्मा रहती है, बूढ़ी औरत की आत्मा रहती है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि जो भी उस घर में जाएगा मारा जाएगा, उस घर के साथ लिंक रखने वाले मारा जाएगा। इस घर के साथ लिंक तक रखना जो है वो जायज़ नहीं है। जो तुमने वो पूजा की, पाठ की, उससे वो जागृत हो चुकी है बुरी शक्ति, उसको पसंद नहीं आया। और अगर वो पाठ पूजा हो जाती फिर शायद वो उस लेवल पर खतरनाक नहीं होती, लेकिन वो पूजा संपन्न नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब वो खतरनाक हो चुकी है। और दूर रहो इस घर से जितना हो सकते हो। कहते मैं घबरा गया। आनंद फानंद में मुझे फ़ोन करना चाहिए था आपको, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि अगर मैं ये सारी बात आपको फ़ोन पे बताता कि आप इस पर विश्वास करते, आप यही सोचते कि धोखा हुआ मेरे साथ, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, पागल है ये हैं। तो मैं जल्दबाजी में निकला बाहर। अब जैसे जैसे मैं जाता जा रहा था घर की तरफ, अचानक से पता नहीं कैसे मेरे सामने एक बूढ़ी औरत आई जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने हॉर्न बजाया, अंदर अंदर सोचा माता जी पीछे हो, मरना क्या। जैसे ही मैं साइड पर करने लगा, उसने मेरी तरफ देखा, इतना भयानक चेहरा, इतना भयानक चेहरा, और वो कह रही थी ना। और बस जैसे मैं सम्मोहित हो गया, और कब मेरी बाइक गिरी मुझे नहीं पता। तो उसके बाद जब मुझे होश आई, मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मुझे इतना पता था कि आप आने वाले हो, तो मैंने लिख के भेज दिया बेटे हाथ की, भाई उनको प्लीज़ मना कर दो ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। विशाल जी का नुकसान होते होते बचा। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बुरा हो जाता, किसी की मौत हो जाती, खास तौर पे आशा की जो हालत हुई थी। खैर अब ये तो पहले सुलझ गई कि भाई उस घर के आसपास भी नहीं फटकना, लेकिन ब्रोकर का क्या। 2.5 महीने हो चुके, ब्रोकर मिला नहीं, सब उम्मीद छोड़ चुके थे। एक दिन वो ब्रोकर बनारस में मिलता है। जब उनका कोई जान पहचान वाला बनारस जाता है, वो देखते हैं कि बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत में
भिखारियों जैसी हालत में हुआ है। उसको कुछ होश नहीं है, कुछ भी उसको याद नहीं है। और उसको दोबारा बिल्कुल याद आते आते 1 साल लगा। और फिर उसने बताया कि वो अपनी स्कूटी से शहर की बाहर की तरफ जा रहा था, कोई प्रॉपर्टी की डील थी। अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो झाड़ियों की तरफ जाना शुरू करती है और मैं भी उस स्कूटी को पता नहीं कैसे सम्मोहित होके उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ और पता नहीं जंगल, यानी वो जो भी जंगलनुमा जगह थी, अंदर जाता जा रहा हूँ। और एक पॉइंट पर आकर वो मेरी तरफ मुस्कुरा के ना मैं ऐसे हाथ हिलाती है। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ था। फिर उसको सब बताया जाता है कि भाई आप बनारस में मिले हो, आपको 1 साल 2 महीने और 15 दिनों के आसपास हो चुके हैं। उसको इन समय का कुछ नहीं पता। वो आत्मा, वो प्रेतनी जागृत हो चुकी थी। ना सिर्फ वो उस घर में तांडव कर रही थी, बल्कि घर के साथ ताल्लुक रखने वाले हर एक इंसान के साथ। और याद है आपको, कोई बीमार हुआ था। कौन बीमार बीमार हुआ था? विशाल का बेटा। और जब विशाल का बेटा मतलब हो चुका है, उसको इस घटना को बीते कुछ 7-8 बरस हो चुके हैं, तो जब इन घर की कोई बात चली तो उसने बताया कि मम्मी, जिस दिन मुझे बुखार आया था उससे 1 रात पहले मैंने देखा एक बूढ़ी आंटी थी, वो मेरे पास आई और उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। जैसे ही उसने सर पर मेरा हाथ फेरा, मेरा सर भारी हो गया और उसके बाद मुझे याद नहीं कुछ क्या हुआ। हाँ, उसने एक चीज़ कही थी ऐसे, बस। उसके बाद यानी कि वो एक चेतावनी थी शायद, जिसे विशाल समझ नहीं सके। समझते भी कैसे? अगर उन्हें पता होता थोड़ा बहुत इसके बारे में तो शायद वो थोड़ा सा ध्यान दे लेते। लेकिन वो आत्मा, वो प्रेतनी जागृत हो चुकी है और आज वो घर खंडर बन चुका है। अगर वहाँ पर कोई बहुत पहुँचे हुए पंडित जी साधना कर लेते, वो उस पूजा को सफल कर लेते, तो शायद कुछ हो सकता, लेकिन नहीं। खैर, गनीमत है कि जान किसी की नहीं गई, जान जाते जाते जरूर बची। पंडित जी को भोगना पड़ा, मकान मालिक को भोगना पड़ा, प्रॉपर्टी डीलर को, ब्रोकर को भोगना पड़ा, आशा जी को भोगना पड़ा, बेटे को भोगना पड़ा उनके, और मेंटली हरासमेंट अलग से हुई विशाल जी की। सबने भुगता, लेकिन खैर एक जान जो है वो नहीं गई इस चीज़ की। इस चीज़ का कम से कम कह सकते हैं कि बचाव रहा। लेकिन ये सब अब पता लगाना था कि आखिर में ये बूढ़ी औरत है कौन। आखिर इसका इतिहास क्या है, ये इस घर में कैसे आई? क्योंकि घर पुराना तो था, लेकिन इतना भी पुराना नहीं था कि कहने का मतलब है कि जो इनके पिताजी ने घर खरीदा था और जिनसे घर खरीदा था वो फॉरेन चले गए थे, और फॉरेन से ही फिर जो वो वापस आए तो उन्होंने डील की थी। तो उसके बाद फिर पहले का इतिहास कुछ नहीं पता था। अब फिर थोड़ी सी जब इतना इतना कुछ हो चुका था तो उसके बारे में भी पता कराया गया कि आखिर इतिहास क्या है। तो पता कराया गया कि जो ये घर है, यहाँ पर एक बड़ा हंसता खेलता परिवार रहता था। एक आदमी, औरत, उनके बच्चे। अब आदमी और जो औरत है वो तो जब बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे जो हैं अब उनके फॉरेन चले गए, विदेश चले गए। लेकिन वो अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन फिर उम्र, जाना तो सबने है, उस औरत के पति की मृत्यु हो जाती है। अब जैसा मैंने कहा कि दोनों का आपस में बहुत प्यार था, वो इस सदमे को झेल नहीं पाती और कुछ हद तक वो मेंटली अपसेट हो जाती है। अब उनके बच्चे बहुत कोशिश करते हैं कि भाई आ जाए माँ, अकेली कैसे रहेंगी। लेकिन नहीं, वो मतलब काम करने में बड़ी एक्टिव थी, मैं खुद कर लूँगी काम, ये वो। तो उन्होंने एक केयर टेकर वगैरह लगा दी। अब उसको भी डांट के भगा देती थी कि तू रोज रोज नहीं मेरे पास आ सकती, हफ्ते में एक बार आया कर, 15 दिन में एक बार आया कर, ऐसे महीने में 2 बार आ दिया कर, रोज मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोन कर दूंगी। तो फ़ोन तो ये दूसरे होते नहीं थे, लैंडलाइन होते थे, वो घर में लगा हुआ था। खैर, अब बाहर विदेश है भाई, बच्चे भी भूल गए मतलब फ़ोन करना रोज़ के रोज़। शुरू शुरू में तो सबको होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उनको लगा कि माँ की अब मानसिक स्थिति कुछ आगे से ठीक हो चुकी है, और अब फ़ोन भी रोज़ रोज़ नहीं होते थे, कभी 5-6 दिन बाद, कभी हफ्ते बाद। और वो जो केयर टेकर थी उसकी भी मौज थी कि तनख्वाह तो उसको पूरी मिल रही थी, लेकिन आना कभी कभी। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जब वो केयर टेकर जाती है और घर का दरवाज़ा कोई खोलता नहीं है, उसको शक होता है, वो फ़ोन करवाती है
फ़ोन भी घर में किया जाता है, कोई उठाता नहीं है, तो जब पुलिस को बुलाया जाता है तो उस बेचारी महिला की लाश मिलती है जो कई दिन पुरानी थी, बदबूदार, पूरी तरीके से, बुरे तरीके से कह सकते हैं डिकम्पोज होनी शुरू हो चुकी थी। इसलिए वो घर उसी बूढ़ी आत्मा का है, वो आज भी वहाँ पे भटकती है और शायद उसकी गति नहीं हुई। इन्होंने कोशिश भी की उनसे कि भाई आप आके गति करा दीजिए अपनी माँ की, जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर वो शायद अभी भी वहीं पर है, अपने मकान में। किसी की वो दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मीद है ये किस्सा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ के साथ ही हाइप जैसा मैंने कहा ज़रूर कीजिए। और आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी ज़ुबान में आपके किस्से, आपकी कहानी को नरेट करूं, तो जो आपको ये स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी नज़र आ रही है, यहाँ पर आप जाके अपनी कहानियाँ लिख के भेज सकते हैं, बोल के भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं। और अगर आपको डिस्कशन करनी है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, पहले मैसेज डालकर इंटीमेट करके कि हम बात करना चाहते हैं। और समय के हिसाब से मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। समय बड़ा लिमिटेड होता है, कीमती भी है, तो उस हिसाब से पहले हम देख लेंगे। तो आप चाहें तो ये इस पर भेज सकते हैं। और इसी के साथ ही काफ़ी समय हो गया भाई मेंबरशिप की मैंने एंडोर्समेंट नहीं की। मेंबरशिप में इस महीने 4 नई वीडियोज़ आएंगी, तैयार हो चुकी हैं, अपलोड होने वाली हैं। तो चाहते हैं कि उनकी कहानियाँ क्या है, दिलचस्प कहानियाँ हैं, और उनमें से एक ऐसी कहानी होगी जिसका आपको बड़ी देर से इंतज़ार था, मैसेजेस भी आ रहे थे और उसका अगला पार्ट भी उस पर ही आएगा। हिंट दे दिया आपको, आगे आप समझ आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसी कहानी आएगी जिसका उसके साथ डायरेक्ट लिंक है। क्या है वो कहानी, क्या होगा उसमें, ये आपको मेंबरशिप में पता लगेगा। और अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर मंथ, पर डे में आपको वो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब मर्जी चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं। मंथली बेसिस पर, रिकरिंग बेसिस पर होती है। तो ज़रूर कीजिए, इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, साथ के साथ ही आपको अलग एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलेगा। तो खैर, अब समय हो चला है आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।